Good morning class. So today we are going to discuss fermentation. The topic name is fermentation. आप हेडिंग डाल लेंगे fermentation. क्या होता है fermentation? देखिए डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक दिया है, आप लिख लीजिएगा. अब हम समझाते हैं एक्चुअली है क्या ये. The enzymatic breakdown of the large organic molecules. लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बड़े बड़े हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको जब इंजाइमेटिक का मतलब जब इंजाइम्स तोड़ते हैं. अच्छा, किसी भी बड़ी चीज़ को जब हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? छोटे छोटे चीज़ें मिलेंगी ना. इन द सेम वे द इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें टूट रही हैं जो कि बड़ी हैं. और क्यों टूट रही हैं? बिकॉज ऑफ द इंजाइम्स इनटू स्मॉलर वंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर. वो भी कब? जब एयर नहीं है. दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. क्लियर है? फर्मेंटेशन क्या है? इट इज द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. नाउ फर्मेंटेशन से हमें क्या मिलता है? वी गेट एल्कोहल फ्रॉम द फर्मेंटेशन विथ ईस्ट. ईस्ट क्या होता है? पिछली क्लास में डिस्कस किया था. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पिछले लेक्चर एक बार देख लीजिए, वहाँ पर हमने डिस्कस किया है. क्लियर है? तो ईस्ट से जब हम फर्मेंटेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है. क्यों? क्योंकि ईस्ट में दो टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं. कौन कौन से? जाइमेस एंड इन्वर्टेस. व्हाट आर दोज? जाइमेस एंड इन्वर्टेस. ये क्या करते हैं? अल्कोहल को बनाने में हेल्प करते हैं. क्या करते हैं? अल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं. कैसे करते हैं? देखिए, जो शुगर होता है, जो जाइमेस होते हैं, शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देते हैं. किसको? हाँ, शुगर को किस में तोड़ते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. कौन तोड़ता है? जाइमेस एंजाइम. फिर क्या होता है? ये जो ग्लूकोज है, इसको जो दूसरा वाला एंजाइम था, कौन? इन्वर्टेस, अब इस ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बन के हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है. ये तो हमें ही मालूम है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. कहाँ से मिला? भी दिखा. ठीक. दूसरी चीज़, ये इथाइल अल्कोहल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? इथाइल अल्कोहल. पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन. क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन. अच्छा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड्स को हम क्या कहते हैं? याद है? हाँ, डाइजेशन कहते थे. वो क्या था? फूड को तोड़ते थे, एंजाइम्स नहीं तोड़ते थे, वो खुद से टूटते थे ना, जूस वगैरह की हेल्प से. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. दीज आर गेटिंग ब्रोकन डाउन ओनली बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स, एंड दोज एंजाइम्स आर जाइमेस एंड इन्वर्टेस. जाइमेस क्या करेगा? शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा. फिर इन्वर्टेस क्या करेगा? उसी ग्लूकोज को फिर तोड़ के क्या बना देगा? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड. जो कि इथाइल अल्कोहल तो हमारे बॉडी के अंदर रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है. क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है. तो अब आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं. Now we are going to discuss medicinal use of microorganisms. So next topic is medicinal use of microorganisms. क्या ये मेडिसिन बनाने में भी यूज होते हैं? बिल्कुल होते हैं. हमने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में भी कहा था इनका बहुत सारे यूज है. एक तो हमने देख लिया कर्ड में बनाने में, दूसरा फर्मेंटेशन अल्कोहल बनाने में. ऐसे ही इनका मेडिसिन बनाने में भी यूज होता है. देखिए कैसे. द एंटीबायोटिक्स. अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? These are those chemicals which protect us from the harmful disease. जो harmful disease हैं उनसे हमें बचाने में और उनसे हमें लड़ने में हेल्प करते हैं. कौन? एंटीबायोटिक्स. So the antibiotics in the industries are manufactured by growing specific microorganisms under controlled conditions. तो जो ये एंटीबायोटिक्स बनते हैं ना इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्री में, तो इनको हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं. किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं, सिर्फ हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कराते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है. बात समझ में आ गई? आगे देखिए. एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन इन ह्यूमंस एज वेल एज इन एनिमल्स. जब भी ह्यूमंस में या एनिमल्स में इन्फेक्शन होते हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? खुद को
प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। जो भी एंटीबायोटिक्स हमें लेना है, ऐसे नहीं कि हम जाके कोई भी एंटीबायोटिक खरीद के अपना यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कौन से एंटीबायोटिक लेनी है ये हमें कोई अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके परमिशन से लेना होता है। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इफ नॉट नीडेड। अच्छा, अगर ज़रूरत ना हो, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है ही नहीं तो आपको एंटीबायोटिक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ले लेते हैं, हम और स्ट्रांग बन जाएंगे, ऐसा नहीं करें, आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे और वीक हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द एंटीबायोटिक्स नॉट रिक्वायर्ड मे किल द बेनिफिशियल हेल्पफुल बैक्टीरिया। अगर आपको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी आप ले रहे हैं तो आपके अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, ये क्या करेगा, एंटीबायोटिक उनको मार डालेगा। तो फिर क्या हो गए आप? हाँ, आप तो वीक हो गए ना, यानी कि आप बीमार तो नहीं थे लेकिन लेने के बाद बीमार जरूर हो जाएंगे। कुछ समझ में आया? हाँ, तो आपको लिखना क्या है, ये लिखना है यहाँ से, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमंस एज वेल एज इन एनिमल्स। उसके बाद पॉइंट वाइज यहाँ तक लिख लेना है। कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज वैक्सीन। हाँ, नाम तो बहुत सुना है आपने वैक्सीन के बारे में, सुना कि नहीं सुना आपने? हाँ, कोविड की वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। देखिए कैसे। अनदर वे टू प्रिवेंट डिजीज इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल डिजीज। हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है कि बाहर के जो बैक्टीरिया जर्म्स आ रहे हैं उनसे लड़ सके और हमको सेफ रख सके। तो उसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है, अगर इम्यूनिटी मेरी अच्छी है तो मेरे बीमार होने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो बीमार होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जनरली आपने देखा होगा, अभी नहीं, पैंडेमिक से पहले की बात है, कौन से लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं? दो टाइप के। पहला, वो जो बूढ़े हो जाते हैं, दूसरा वो जो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े हो गए, इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बाहर से डिजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोटेक्ट कर पाएँ। बात समझ में आ गई? तो हमारे लिए इम्यूनिटी ज़रूरी है या नहीं? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। तो इस इम्यूनिटी को बनाने में या फिर इसको इम्प्रूव करने में हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प चाहिए होती है। कैसे? वैक्सीन के फॉर्म में। इम्यूनाइजेशन इज डन बाय यूजिंग वैक्सीन। और ये कैसे होता है? वैक्सीन लगाकर। अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स नीडेड टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड अ वैक्सीन। क्या होता क्या है? हम कोई भी किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे माइक्रोब्स जिससे हमें नुकसान कम है, उनको छोटे से अमाउंट में वैक्सीन के तौर पे अंदर लेते हैं, जिससे क्या होता है? हमारी वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन बढ़ जाती है और फिर हमारा खतरा कम हो जाता है, यानी कि हम बीमार होने के मेरे चांसेस क्या हो जाते हैं? बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा वैक्सीन का डेफिनेशन। सो आप क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। वैक्सीन शुड बी केप्ट और स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। ये जो वैक्सीन्स हैं इनको हम लो टेम्परेचर पे ही क्यों रखते हैं? बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बने हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे और एक्सपायर हो जाएंगे, यानी कि उसको लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, इसीलिए जो वैक्सीन्स वगैरह रहती हैं दे आर केप्ट और स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। बहुत सारे वैक्सीन्स आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर रखी जाती हैं। हाँ, क्यों रखी जाती हैं? ताकि उसकी कैपेसिटी खराब ना हो। चलिए, डू यू नो पढ़ते हैं। मेनी ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड मोल्ड्स प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंगस हैं, मोल्ड्स हैं। ये क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स वो रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है? बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको एडॉप्ट करते हैं, यानी उसको एज ए फूड खाते हैं और वो ग्रोथ करते हैं, यानी कि वो बड़े होते हैं।
यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं को रखिए जो यूजफुल हैं, आपको उनको भी रखना होगा जो आपके यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजफुल हैं। ये क्या बात हुई सर? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने एक कुत्ता रखा है घर पे, तो हमें क्या उसको कुत्ते को खाना खिलाना पड़ेगा कि नहीं? खिलाना पड़ेगा ना। तो यानी कि जहाँ से हमें कुत्ते का खाना मिलता है उसकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। हाँ बिल्कुल रखना होगा। वैसे ही अगर मुझे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए वैक्सीन बनाने के लिए, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जिंदा रखने के लिए कुछ खाना चाहिए। अगर वो किसी और माइक्रोब से मिलता है तो हमें उस माइक्रोब्स को भी जिंदा रखना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई? हाँ। सच केमिकल कंपाउंड्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। जो पहला एंटीबायोटिक बना था उसको कौन बनाए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब? इन 1929। फ्रॉम द मूल्ड पेनिसिलम नोटेटम। ठीक है, और कौन से मूल्ड से बनाए थे? बैक्टीरिया से। दैट वाज यस पेनिसिलम नोटेटम। पेनिसिलिन इज यूज्ड टू क्योर मेनी माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज। और ये जो पेनिसिलिन है इसका बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज को ठीक करने में यूज किया जाता है। अदर वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर, और भी बहुत सारे हैं वेल नोन एंटीबायोटिक्स, जिसमें है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड ग्रामिसिडाइन। क्या क्या एक बार फिर से देखिए? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड ग्रामिसिडाइन। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से याद रखना है। यहाँ से ये अदर वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर, यहाँ तक कुछ एंटीबायोटिक्स नेम याद रखेंगे। और एक इसको भी याद रखेंगे, कहा गया? पेनिसिलम, जिसको हम पेनिसिलिन भी कहते हैं। इसको कौन बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? इन 1929। द रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।